हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम लोगों ने जो है आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके। तो पिछले जो मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, मतलब जनरली एक टेरेस्ट्रियल और एक जो है इक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके फर्दर सब टाइप्स होते हैं, वो तो है। ठीक है। तो आज हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके वेरियस टाइप्स, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किस तरीके से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है ये? देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो है जो कहाँ पे मिलता है? लैंड पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो फाउंड ऑन लैंड, जहाँ प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके जो उनके जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक बैलेंस और फंक्शनल सिस्टम। समझे? फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जैसे सनलाइट है, ऑक्सीजन है और बहुत सी चीज़ें, वाटर है, सॉइल है, उनके साथ। ठीक है, ये इकोसिस्टम जो है करेक्टराइज्ड है बाय देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स। कैसा है क्लाइमेट वहाँ का, कैसा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहता है अडाप्टेड टू दे लिव दिस कंडीशन। तो इकोसिस्टम्स जो है ना, इस इकोसिस्टम को उस हिसाब से करेक्टराइज किया था। एक डेजर्ट इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ठीक है, जैसे की फीचर देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देखो लोकेशन, ये फाउंड ऑन लैंड एज अपोज टू जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है जो वाटर में मिलता है। ठीक है, क्लाइमेट डिपेंडेंसी देखो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड अब लैंड पे बाय टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन और सनलाइट की एबिलिटी जो है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम किस हिसाब से फंक्शन करता है। वेजिटेशन देखो डोमिनेटेड बाय प्लांट्स, जो अडॉप्ट किया हुआ है अपने वहाँ के क्लाइमेट के, वहाँ लोकलाइज्ड क्लाइमेट, जैसे माउंटेन में अलग टाइप के क्लाइमेट पाल प्लांट से, वहीं ट्रॉपिकल एरियाज में अलग है, प्लेन एरियाज में अलग है, डेजर्ट एरियाज में अलग है। तो वेजिटेशन जो है वो डोमिनेटेड होती है वहाँ के टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के हिसाब से। डाइवर्स हैबिटेट देखो इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, टुंड्राज और मोंटेना रीजन, इस टाइप के डाइवर्स हैबिटेट्स हैं वहाँ के। सॉइल एक क्रूशल रोल प्ले करती है, वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन और सपोर्ट करती है प्लांट लाइफ। एनर्जी फ्लो देखो सनलाइट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ पे भी, जिससे प्लांट जो कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ओके। अब टाइप पढ़ते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़ा, उसके वेरियस फीचर्स पढ़े, हम लोग चलते हैं उसके टाइप पे। पहली टाइप एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, इस टाइप ऑफ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना वो डोमिनेटेड बाय डेंस वेजिटेशन, जैसे प्राइमरी ट्रीज हैं या होम है, रिच डाइवर्सिफाइड ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप एक जंगल को देखते हो ना, वो एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे डाइवर्स काइंड ऑफ प्लांट्स हैं, वहाँ पर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स होती हैं अंदर ही जंगल के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स, स्नेक्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, हर टाइप की चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और ये एक क्रूशल रोल प्ले करती है मेंटेन करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस, और सपोर्ट करती है बहुत सी बायोडाइवर्सिटी, बहुत सी लिविंग अलग अलग टाइप के एनिमल स्पीशीज है ना, लिविंग स्पीशीज, और रेगुलेट करता है फॉरेस्ट क्लाइमेट को भी, और कंट्रीब्यूट करता है न्यूट्रिशन साइकिल को भी मेनी वेज में। हमने देखा था कैसे इन ट्रीज की रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहाँ एक नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके जो है इनटेक करते हैं। ठीक है, हमने कैसे देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोर करते हैं प्लांट्स, देखा था ना। तो ये हाल न्यूट्रिशन साइकिल्स में भी हेल्प करता है। टाइप्स उसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी टाइप है, जैसे ट्रॉपिकल है जो इक्वेटर के नज़दीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जैसे हम मेन टाइप्स पढ़ेंगे। अमेजोन में जैसे कांगो बेसन है जो ट्रॉपिकल एरियाज में, यहाँ पे गर्म टेम्परेचर जो वार्म टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और डेंस कैनपी, फॉरेस्ट है ना, डेंस कैनपी मतलब ये ट्रीज है ना, ये ऊपर की कैनपी। ठीक है, ये ऊपर डेंस कैनपी होती है। ठीक है, ये कैनपी बोलते हैं ट्रीज का जो ऊपर वाला एक फ्लैट रूफ बना देते हैं पत्ते। ठीक है, ओके। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो वैसे प्लांट की ग्रोथ भी होगी ना, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके। फिर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट। देखो ये टेम्परेट जोन्स में होता है, जैसे ईस्टर्न यूएसए है या यूरोप है जो इक्वेटर से थोड़ा दूर है। इंडिया का भी कुछ पार्ट जो है टेम्परेट जोन में आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट क्लाइमेट, कोल्ड वेदर, समर वेदर होता है। ठीक है, वार्म समर होता है और कोल्ड विंटर होता है, वो तो ठीक है, बट और भी टाइप के स्प्रिंग्स, ऑटम, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। मिक्सचर यहाँ पे डिसीडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन ट्रीज का जो है मिक्सचर होता है जो टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके। नेक्स्ट है ये दो इकोसिस्टम। तीसरा इकोसिस्टम है बोरेल फॉरेस्ट, जो जिसको ट्यागा भी बोलते हैं ना। ये ठंडे एरियाज में पाया जाता है, जैसे नॉर्थर्न रीजन है कनाडा और रशिया का, साइबेरिया रीजन है,
यहाँ पे जो है कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे पाइन है, फिर्स है, इस टाइप के। यहाँ पे बड़ा हार्श क्लाइमेट कंडीशन होता है, इस हिसाब से जो है ये लोग अडाप्ट करते हैं ना। बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, दो मंथ का या मैक्सिमम, या 3 मंथ का, छोटा सा 1 मंथ का, 1.5 मंथ का, ठीक है। और बाकी एरिया जो कि कोल्ड टाइम, फ्रॉस्ट के टाइम पे प्लांट उतना ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ महीने होते हैं, 1-2 महीने बीच में एक पूरे साल में, जहाँ पे जो है ग्रो करते हैं ट्रीज, ओके। तो ये हो गया हार्श क्लाइमेट का ट्यागा। एक ये है, फिर मोंटेना फॉरेस्ट, ये भी एक इकोसिस्टम है जो माउंटेनस रीजन में, पहाड़ी रीजन्स में होता है, जैसे हिमालयस में, एल्प्स में है, रॉकी माउंटेन्स में होगा, ठीक है। यहाँ वेजिटेशंस जो है ना, किस तरह के जो है पेड़ पौधे होंगे वो वेरी करेंगे एल्टीट्यूड के साथ, जितनी हाइट बढ़ती रहेगी पहाड़ों पे ना। ट्रांजिशन होता है डेंस फॉरेस्ट से अल्पाइन फॉरेस्ट में भी। फिर मैंग्रोव है, ये कोस्टल एरियाज में होते हैं, जो समुद्र के किनारों पे, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स जो है ना, उनके जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ एक मैंग्रोव का जो है फॉरेस्ट पाया जाता है। हमने जब इक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैंग्रोव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो डोमिनेट, एक साल्ट टॉलरेंट जो है ट्रीज है, जो है ना साल्ट को जो है, क्योंकि जो सी वाटर है उसमें साल्ट होता है, उसको टॉलरेट करके भी जो है उसमें ये रहता है, एक सॉल्ट टॉलरेंट ट्री है, ठीक है। तो ये कुछ जो है मेन जो है हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है। एक जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है, उसकी मैंने लोकेशन बनाई, एग्जांपल बताई आपको कहाँ कहाँ है, इक्वेटर के पास कौन सा, इक्वेटर से दूर कौन सा। फिर बोरेल फॉरेस्ट है, मोंटेना है, मैंग्रोव है, ठीक है। ये जो है मेजर जो है, ये जो क्या है मेजर जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो टेरेस्ट्रियल लैंड पे जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सब टाइप है जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, उसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इंडिया में भी देखते हैं टाइप ऑफ फॉरेस्ट कैसे कैसे हैं। देखो इंडिया में जो है, इंडिया में टाइप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये उन रीजन्स में वहाँ होती है जहाँ रेनफॉल जो है ना 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है एनुअली, वहाँ पे जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब 200 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले जंगल, ओके। जैसे वेस्टर्न घाट का एरिया है, अंडोमान एंड निकोबार है, या पार्ट ऑफ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मेघालय है, अरुणाचल है, इन एरियाज़ में जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है बहुत पाए जाते हैं। इनकी जो है फीचर्स क्या हैं, ये बहुत डेंस होते हैं, घने होते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और पेड़ पौधों को पानी चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो न्यू जो है स्पीशीज़ इमर्ज होती हैं। मल्टी लेयर्ड कैनपी होती है। कैनपी मैंने समझाया ना, पेड़ों के ऊपर की, एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी, एक पेड़ यहाँ तक पहुँचा, दूसरा यहाँ तक पहुँचा, तीसरा यहाँ तक, ठीक है। मल्टी लेयर कैनपी होती है। अच्छा, ट्रीज लाइक मेहोगनी, एबोनी और रोजवुड, इस टाइप के फॉरेस्ट में जो है ये पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच होती है, जैसे हॉर्नबिल, एलिफेंट, टाइगर जैसी जो है प्रजाति पाई जाती हैं इन फॉरेस्ट में। तो पहला जो है इंडिया का है मेजर जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसको हम मूनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, और इंडिया एक मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन है, तो इसको आप मूनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। देखो ये सब डिवाइडेड है, मोइस्ट एक तो गीला जिसमें मोइस्ट डिसीडियस, एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है। देखना कैसे, लोकेशन देखो, मोइस्ट जो है वो सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न फुट हिल्स ऑफ हिमालयस जहाँ बारिश होती है, ठीक है। और ड्राई जो है राजस्थान, गुजरात और पार्ट ऑफ ढक्कन प्लेट्यूज में मिलते हैं, ठीक है। ये ट्रीज जो है ना वो पत्ते अपने जो है जब सूखे का मौसम आता है ना, ड्राई सीजन, तब ये पेड़ जो है अपने पत्ते झड़ देते हैं, ठीक है, ताकि अपनी पानी जो है मैक्सिमम पानी रिटेन रख सके, ओके। स्पीशीज जैसे साल, टीक, नीम, ठीक है, ये हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये मेजर सोर्स होता है टिम्बर का, लकड़ी का बड़ा मेजर सोर्स है, क्योंकि हार्डवुड है। तो ये है डिसीडियस फॉरेस्ट, मोइस्ट और ड्राई दोनों मैंने आपको बता दी। इनको मूनसून टाइप ऑफ जो है फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये 2-3 टाइप के हमने देखे इंडिया में जो पाए जाते हैं। एक पाया जाता है थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। देखो ये एरिड और सेमी एरिड रीजन है ना, जो जहाँ एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से एनुअली रेनफॉल, या 70 या उससे कम होती है रेनफॉल, ठीक है। ये राजस्थान, गुजरात या हरियाणा और पंजाब के एरियाज में होते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या, एक स्कैटर्ड वेजिटेशन होता है, कुछ थॉर्नी से मतलब कांटेदार पेड़, जैसे बबूल है, किक्कर है, कांटे होते हैं पेड़ों को, ठीक है। एडाप्टेशन देखो, प्लांट्स इनकी जो है ना, ये बार्क जो इनकी चमड़ी होती है ना ऊपर की है ना, वो थिक, बड़ी मोटी होती है, और इनके रूट्स जो हैं बहुत गहरे होते हैं, ताकि वो पानी को दूर दूर से ज़मीन से खींच के ला सके, ओके। ये टाइप का फॉरेस्ट भी इंडिया में पाया जाता है। फिर है मोंटेना फॉरेस्ट। देखो जो ये जो है माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं, ठीक। इनकी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हैं, जैसे शिवालिक रेंज और ईस्टर्न हिमालयज में। टेम्परेट फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयज में। अल्पाइन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं 3000 मीटर से ऊपर, जो ट्रांजिशनिंग टू ग्रासलैंड जहाँ से हो रहा है। तो अलग अलग हाइट पे एल्टीट्यूड जितना जितना चेंज होता जाता है उस हिसाब से है,
ठीक है। ट्रीज जैसे ओक है, देवदार है, और देवदार भी है, और भी बहुत सारी ट्रीज हैं, जैसे वो पाइन ट्री पाया जाता है, फिर पाया जाता है जो चीड़ का पेड़ होता है जिसको बोलते हैं ना, फिर जो है एक वो जिससे विलो बनती है, कश्मीरी विलोज नहीं, क्रिकेटिंग बैट, वो सफ़ेदा जिसको सफ़ेद पेड़ होते हैं वो, तो और भी मैंगोज एप्पल्स, ये तो चलो नीचे माउंटेनस रीजन में होते हैं, लेस हाइट पे। फिर एक लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट भी है, ये देखो कोस्टल एरियाज में और रिवर डेल्टाज में पाए जाते हैं इंडिया में, जैसे सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में, या अंडोमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है। स्वाम्प मतलब पानी वाला, आधा पानी ज़मीन है ना, वैसे कीचड़दा है ना। साल्ट टॉलरेंट ट्रीज जैसे मैंग्रोव्स, ये भी पाए जाते हैं लिटोरल और स्वाम्प फॉरेस्ट में। ये एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं सुनामीज और साइक्लोन के रिलेटेड, जब साइक्लोन और सुनामी आके हिट करती है, ठीक है। तो ये इस टाइप के फॉरेस्ट जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट का इंडिया में? देखो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है ये इंपॉर्टेंस, अगर हम इंडियन में देखें फॉरेस्ट की, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हमें पता है, इंडिया में अगर हम इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनता है, जहाँ न्यूमरस जो है एंडेमिक स्पीशीज, जो एंडेमिक मतलब उसी एरियाज में जो पाई जाती है ना स्पीशीज, वो पाई जाती है। जहाँ फॉरेस्ट होंगे वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो है अपने फूड के लिए आएंगी, वहाँ रहने लगेंगी, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी ना, अलग अलग टाइप की स्पीशीज वहाँ रहेंगी। रेगुलेट करता है वाटर साइकिल को फॉरेस्ट, और प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को, जहाँ पेड़ होगा वहाँ इरोजन होगा, कि जहाँ पेड़ नहीं होगा वहाँ इरोजन होगा। तो मिट्टी का जो है ना लूजनिंग कम करता है ना। कार्बन जो है स्क्विस्ट्रेशन का काम करता है, क्लाइमेट चेंज को जो कॉम्बैट करता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है रिटेन कर लेते हैं एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, और अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी है, देखो सोर्स ऑफ टिम्बर है, फ्यूल वुड जलाने के लिए लकड़ी, और काम करने के लिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे बम्बू है, हनी है, या मेडिसिन प्लांट्स हैं, वो भी तो हम इन फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्राइबल और रूरल पॉपुलेशन के लिए ये क्या है, रोजगार का जरिया भी है, लिवलीहुड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट्स। कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, बहुत सारे सीक्रेट ग्रुप्स भी हैं, जो लोगों के कुछ लोगों के रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, बहुत सारे इंडिजिनस और ट्राइबल कम्युनिटी लोग उनको गॉड की तरह पूजते हैं, ठीक है। फिर टूरिज्म अट्रैक्ट करता है, इको टूरिज्म या वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है, जैसे जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, यहाँ हम लोग नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं, तो इससे क्या है टूरिज्म अट्रैक्ट होता है, बहुत से लोग जो है देखने आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट के इंडिया। थ्रेट क्या इंडियन फॉरेस्ट्स को? देखो डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ा थ्रेट है, वो चाहे एग्रीकल्चर से हो, या माइनिंग एक्टिविटीज़ हो, या अर्बनाइजेशन। इलीगल लॉगिंग भी होती है, जो वैल्यूएबल वुड्स होती है, जैसे हमने वो पुष्पा में नहीं देखा था आपने, लाल कलर की लकड़ी देखी थी, क्या नाम है उसका, नाम बताना मुझे, या मैं ही बता देता हूँ चलो। सैंडलवुड जो है, ठीक है, सैंडलवुड है, उसके लिए देखो उसकी अब वो बहुत वैल्यूएबल है। या देवदार जैसे पेड्स होते हैं, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, घर की छोटी मोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी शिप्स कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो ये वैल्यूएबल चीज़ें जो हैं, या वैल्यूएबल ट्री स्पीशीज़ जो हैं, उनको जो है लोग जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, इलीगल लॉगिंग करते हैं, काट के छुपा छुपा के ले जाते हैं। क्लाइमेट चेंज देखो, अल्टरिंग फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को अगर हम खराब करेंगे और उसकी बायोडाइवर्सिटी को, तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो क्लाइमेट पे पड़ेगा ही ना। दे क्योंकि वो रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिशंस, वो कार्बन स्क्विस्टेशन का काम करते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी गैसियस और सेडिमेंट्री जो साइकिल्स चलती हैं एटमॉस्फेयर, लैंड और लिथोस्फेयर में, जो एसेंशियल है ह्यूमन और बहुत सी बायोडाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम का बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को बैलेंस रखने के लिए, उनको हार्म होगा अगर फॉरेस्ट हम उखाड़ लेंगे। फॉरेस्ट फायर देखो, नेचुरल और ह्यूमन मेड इंड्यूस्ड फायर भी जो है, उससे भी बहुत सारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, ओके। तो ये था फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसका जो है एक सब टाइप जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दूसरा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का टाइप है, वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, घास के मैदान नहीं होते। ये टाइप ऑफ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है ना, वो डोमिनेटेड बाय ग्रास, और बाकी जो है हेर्बिक्यूस प्लांट्स होते हैं, जैसे फ्यू ट्रीज, ये छोटे कुछ दो चार पेड़ भी होंगे, बीच बीच में झाड़ियाँ होंगी। ये जो है ना, उसमें ओपन लैंडस्केप्स होती है, मतलब खुले मैदान, और यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्स अलग अलग किस्म के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ का घर भी है। इस सच एनवायरनमेंट में वो अडाप्ट करते हैं, वो रहते हैं। आप सवानास देखो अफ्रीका के, ठीक है, आप सेंट्रल एशिया के स्टीपास देखो। तो ग्रासलैंड जो है वो कवर करता है 40% ऑफ जो अर्थ का लैंड सरफेस है, इंक्लूडिंग जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन का। यहाँ पे बहुत सारी जो है फर्टाइल लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप है, सब टाइप जो है ग्रासलैंड, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम।
ठीक है। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रासलैंड को। देखो एक डोमिनेंट वेजिटेशन, देखो ग्रास, सेजेस या हर्बिक्यूस प्लांट्स, या घास के बड़े बड़े पेड़, बीच में एक बड़ा पेड़ भी हो सकता है, फिर घास होगी, ठीक है। ये जो है क्योंकि स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज और श्रब्स बहुत थोड़े थोड़े बीच बीच में होंगे, क्यों? क्योंकि रेनफॉल उतनी ही होती है जिससे घास, जो ग्रास है वो घास है वो ही सस्टेन हो सकती है, बट ट्रीज जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सीजनल वेरिएशन विद वेट और ड्राई और हॉट और कोल्ड पीरियड, सारे किस्म के, मतलब कभी गीला, सूखा, गर्म, ठंडे, सारे किस्म का मौसम यहाँ पे पाया जाता है। 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में एनुअली रेनफॉल होती है। देखो लेकिन सॉइल जो है वो फर्टाइल और रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स होती है। स्पेशली जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो एग्रीकल्चर के लिए बड़े सूटेबल होते हैं। आप टेम्परेट ग्रासलैंड्स आप बहुत सारे देखोगे, जैसे इजिप्ट है, वहाँ पे कितनी वीट होती है, या और थोड़ा ऊपर चले जाओ आप, यूक्रेन, ये इन ग्रासलैंड्स या साउथ और नॉर्थ अमेरिकाज में चले जाओ, ठीक है, वीट की बहुत बड़ी कल्टीवेशंस होती है वहाँ से, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड्स जो हैं इनकी सॉइल बड़ी रिच होती है ऑर्गेनिक मैटर्स में। एनर्जी फ्लो देखो, सनलाइट जो है डिराइव करते हैं फोटोसिंथेसिस से, जो फॉर्म करता है बेसिस ऑफ फूड चेन इन ग्रासलैंड में, वहाँ से जो है बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, ठीक है। इसी में एक दूसरा है वो है एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड। देखो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे लो रेनफॉल होता है, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत कम वेजिटेशन होती है यहाँ पे। एरिड रीजन जैसे राजस्थान और गुजरात या हरियाणा और पंजाब का एरियाज है, यहाँ पे थॉर्नी ग्रासेस होते हैं, कांटेदार ग्रासेस, जो क्या है, और ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ड्रॉट रेजिस्टेंट मीन कि अगर सूखा भी है बहुत लंबे समय तक तो वो उसको झेल सकते हैं। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन गेजाल, जिसको चिंकारा भी कहते हैं, डेजर्ट फॉक्स, ठीक है। राजस्थान के जो डेजर्ट ग्रासलैंड है ये क्रिटिकल हैबिटेट है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट भी है, एनिमल स्पीशीज़ भी है, सॉरी बर्ड स्पीशीज़ है। अच्छा, बनी ग्रासलैंड जो गुजरात के कच्छ रीजन में, ये भी यूनिक फ्लोरा और फोना यहाँ पे भी मिलते हैं। ये एरिड और सेमी एरिड दूसरे टाइप का ग्रासलैंड है, ठीक है। हमने टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ा, ठीक है, ये एरिड और सेमी एरिड है। फिर है मोंटेना ग्रासलैंड, पहाड़ी एरियोज में जहाँ एल्टीट्यूड, जहाँ हिमालयाज और वेस्टर्न घाट के रीजन्स में, जहाँ पे ठंडा कोल्ड क्लाइमेट होता है और एक छोटा सा ग्रोइंग सीजन होता है कुछ अरसे का, ये हिमालयाज रीजन्स में, एक्सेप्ट नीलगिरी नहीं, वेस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी भी होगा। वेजिटेशन लो ग्रासेस, सेजेस एंड अल्पाइन हैव्स। वाइल्ड लाइफ स्नो लिपर्ड, हिमालय थार, याक, हिमालयस मोनल, इस टाइप के स्पीशीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जांपल जैसे हिमालयन ग्रासलैंड में जो जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तर प्रदेश में मिलता है, जहाँ पे ये यहाँ के लोग जो हैं गुजर बकरवाल लोग जो है ट्रैवल करते हैं माउंटेन एरियाज़ में, जो है अपने कैटल्स को लेके, हेडर्स को लेके, ठीक है। नीलगिरी हिल्स ग्रासलैंड जो रिच एंडेमिक स्पीशीज से और यूनिक लैंडस्केप से, यहाँ के कुछ बहुत सारे स्पीशीज जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं। फिर एक और है मोइस्ट और सब ह्यूमिड ग्रासलैंड इंडिया में, तराई रीजन का ग्रासलैंड है, जो फुट हिल्स, जो हिमालयाज और स्पेशली जो उत्तराखंड के जो तराई रीजन है इंडिया का, उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहाँ पे जो है डेंसली टॉल ग्रासेस होते हैं, ठीक है। जैसे सचाराम और परगमाइट्स है ना। वाइल्ड लाइफ जैसे ए वन हैंड राइनोज होते हैं, एलिफेंट्स और बंगाल टाइगर्स, ठीक है ना, एक सींग वाला है ना, तो हाथी हैं, बंगाल टाइगर्स है। प्रोटेक्टर जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या दुधवा नेशनल या काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये तराई रीजन्स में यहाँ पे जो है मोइस्ट जो है सब ह्यूमिड जो है ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, अब ट्रॉपिकल जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, मतलब 0 से 20 डिग्री में के बीच में मिलते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज, जहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और डिस्टेंट वेट और ड्राई कंडीशन, मतलब बहुत प्रोलॉन्ग वेट का सीजन भी होता है, बारिशें होती हैं, ठीक है, ड्राई सीजन भी होता है। जैसे दक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, या पार्ट ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे बड़े लंबे लंबे ग्रास होते हैं, जैसे एलिफेंट ग्रास और बेम्बू है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ग्रासलैंड से, मोइस्ट और सब ह्यूमिड ग्रासलैंड है, फिर मोंटेना ग्रासलैंड, एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, ये सारे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है सब टाइप की भी सब टाइप जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स और डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, ओके। उनके डिफरेंट फीचर्स, इनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। तो ग्रासलैंड जो प्राइमरी सोर्स है फोडर का लाइफ स्टॉक्स के लिए, वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी, प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल से, थैच है, बम्बू है या ग्रासेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए इनकी बास्केट्स बनाई जाती हैं, पेपर इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, टूरिज्म और रिक्रिएशन। देखो
ग्रासलैंड जो है वो बहुत से आइकॉनिक जो है ना वाइल्ड लाइफ की जो है वो हैबिटेट है, डियर जैसी चीज़, ठीक है। इन ग्रासलैंड्स में अब डियर है तो लायन भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो इसका फूड है। तो एग्जॉटिक एनिमल्स जो हैं यहाँ पे होने बड़े आइकॉनिक एनिमल जो अट्रैक्ट करते हैं इको टूरिज्म और सफारी एक्टिविटीज़ को। एग्जाम्पल क्या है, सेरेंगेटी जैसे अफ्रीका में, या तराई ग्रासलैंड है इंडिया में। मेडिकल प्लांट्स भी, मेडिकल इसका यूज़ भी है, बहुत सारे ग्रासेस और हर्ब्स जो ग्रासलैंड में पाए जाते हैं उनके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फिर थ्रेट, ग्रासलैंड्स को थ्रेट्स भी हैं। देखो अर्बनाइजेशन तो थ्रेट है ही है ना, हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इन प्लेसेस को जो है सिटीज़ में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रिड्यूस कर रहे हैं इन ग्रासलैंड एरियाज़ को। ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, एक्सेसिव जो है ग्रास ग्रेजिंग हो रहा है, जिससे डेजर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि ग्रास को उखाड़ लोगे तो वहाँ डेजर्ट बच जाएगा, इससे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। एग्रीकल्चर, देखो ग्रासेस जो है ना वो ऑफन जो कन्वर्ट किया जा रहा है उनको फार्म लैंड्स में, इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है ना एनिमल्स का। ह्यूमंस ने तो चलो जाके एग्रीकल्चर फील्ड्स बना लिए, लेकिन जो थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ वहाँ रह रहे थे अब वो क्या करेंगे, उनका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना। क्लाइमेट चेंज भी है, इससे जो है रेनफॉल पैटर्न जो है अल्टर हो चुका है। सीजन में रेनफॉल नहीं हो रही है, अनसीजनल रेनफॉल हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। टेम्परेचर राइज हो गया जो थ्रेटन करता है ग्रासलैंड की इकोसिस्टम्स को। इन्वेजिव स्पीशीज, बहुत सी जो स्पीशीज जो वहाँ नहीं होनी चाहिए है ना, जो नॉन नेटिव प्लांट्स हैं वो आउट कम्पीट कर रहे हैं नेटिव ग्रास को, जो डिस्टर्ब कर रहा है इकोसिस्टम को। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ घास की स्पीशीज़ होती थी, बाहर से कोई और आकर यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में हो गई है और ये स्पीशीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, तो इससे भी जो है यहाँ की इकोसिस्टम डिसरप्ट हो रही है। अब इस घास पे जो स्पीशीज़ यहाँ रहती थी खाती थी, ये इस घास को तो नहीं खाती ना वो, तो ये स्पीशीज़ को भी खतरा हो गया। तो इस तरह से एक जो है डिसरप्शन चेन स्टार्ट हो गया। वेरियस फैक्टर्स है उसमें, ह्यूमंस भी है, नेचुरल भी है, मैन मेड नेचुरल दोनों है, ओके, बट ज़्यादातर मैन मेड है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हमने पढ़ लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के दो चीज़ें होगी। अब चलते हैं हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का तीसरा पिलर, वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। देखो डेजर्ट इकोसिस्टम जो है ना वो एक टाइप का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है कि जहाँ पे जो है एक्सट्रीम लो रेनफॉल होती है। अब रेगिस्तान का एरिया देखते हो ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है डे पे और कोल्ड नाइट होती है। डेजर्ट जो है 33% ज़मीन का, अर्थ का जो लैंड एरिया वो कवर करता है, और ये घर भी है बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ जिन्होंने, प्लांट और एनिमल जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने इस क्लाइमेट को अडाप्ट कर लिया है, ठीक है, ठीक है। एक कैक्टस ही देख लो, केमल देख लो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेजर्ट इको से, देखो क्लाइमेट, देखो रेनफॉल बहुत लेस होती है, लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली। टेम्परेचर यहाँ का बहुत, हॉट डेजर्ट्स भी हैं जहाँ हाई डे टेम्परेचर होता है अप टू 50 डिग्री और कोल्ड नाइट होती है। कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं जहाँ लो टेम्परेचर होता है ईयर राउंड, पूरे साल, जैसे अंटार्कटिका है, लद्दाख का एरिया है, कारगिल का, हिमाचल का थोड़ा एरिया है। वेरी ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, हवा में नमी जो है ना, पानी की नमी बहुत कम होती है, जिससे जो है एवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। सोइल जो है सैंडी होती है, रॉकी और सैलाइन। लो ऑर्गेनिक मैटर और पूर वाटर रिटेंशन होती है। रिच मिनरल्स जैसे कैल्शियम और साल्ट। तो इस तरह के जो है फीचर्स है एक डेजर्ट के, ओके। वेजिटेशन जो है या तो स्पर्स होगा या फिर एक्सिरोफिटिक, मतलब ड्रॉट टॉलरेंट, जो लंबे समय तक अगर बारिश ना भी हो तो वो टॉलरेट कर पाए उस एक्सेसिव ड्राइनेस को। अच्छा, कैक्टी, थॉर्नी बुशीज, ग्रासेस, इस टाइप के जो है एग्जांपल्स। एडाप्टेशन मतलब इंक्लूड वाटर स्टोरेज, डीप रूट्स एंड वैक्सी लीव्स। वाइल्ड लाइफ हाईली adapted to extreme climate conditions। जो वाइल्ड लाइफ वहाँ की स्पीशीज है वो इस जितना एक्सट्रीम क्लाइमेट है, जो कोल्ड और या फिर हॉट क्लाइमेट है, वो उसके वैसे अडेप्टेड प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जैसे मैमल्स हैं, केमल्स है, फॉक्स है, कंगारू रैट्स है, या रेप्टाइल लिजर्ड्स और स्नेक्स हैं, फैल्कन्स, ऑल्स हैं, बर्ड, इंसेक्ट्स, स्कॉर्पियंस या बीटल्स हैं। ये इस क्लाइमेट को इन्होंने अडाप्ट किया हुआ है, ओके। डेजर्ट, देखो डेजर्ट के भी टाइप है। हॉट डेजर्ट्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं या सब ट्रॉपिकल एरियाज में, मतलब सहारा डेजर्ट है, ठीक है, थार डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं जो हाई एल्टीट्यूड्स या पोलर रीजन्स में, जो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट की वजह से या फिर एल्टीट्यूड की वजह से, जैसे गोबी डेजर्ट है, ठीक है, चाइना में, या अंटार्कटिका, इंडिया में भी तो है ना, जो हमारा लद्दाख का है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। हमारे यहाँ हॉट डेजर्ट भी है, कहाँ है, थार, इंडिया का है ना। तो सेमी एरिड डेजर्ट जो ट्रांजिशनल रीजन से, जहाँ स्लाइटली मोर वेजिटेशन है, जो डेजर्ट से ज़्यादा वेजिटेशन है और वो जो है ट्रांजिशनल रीजन है, जैसे दक्कन प्लेट्यू है। कोस्टल डेजर्ट्स भी होते हैं जो फाउंड अलोंग द कोस्ट, जहाँ पे कोल्ड करंट होती हैं जो लिमिट करती हैं एवेपोरेशंस को,
जैसे अटाकामा डेजर्ट है, ये जो है वेस्टर्न शोर्स पे जो है अलोंग जो कोस्टल एरियाज पे जहाँ कोल्ड करंट होता है वहाँ इस टाइप के जो है डेजर्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया के डेजर्ट अगर देखें तो इंडिया में दो, एक तो थार डेजर्ट है जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। ये बहुत दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंड, यहाँ पे 10 से 40 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली पूरे साल में। वैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स है जैसे केजरी है और कैक्टस है, ग्रासेस है। वाइल्ड लाइफ जैसे को वाइल्ड लाइफ में ब्लैक बक भी है, चिंकारा भी है, डेजर्ट फॉरेस्ट है, इंडियन बस्टर्ड है। ह्यूमन एडाप्टेशन देखो, फार्मिंग विद कैनाल इरिगेशन होती है, इंदिरा गांधी कैनाल है जैसे, तो इस तरह से वाटर जो उनको पहुंचाया जाता है, क्योंकि यहाँ ना उतनी सफिशिएंट रेनफॉल तो होती नहीं है कि आप तुम लोग जो है एग्रीकल्चर वैसा ही हो, उस तरह के वहाँ क्रॉप्स भी उगाई जाती है। तो ये थार डेजर्ट जो है इंडिया का, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, पार्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, फिर कोल्ड डेजर्ट है जो लद्दाख का मैंने आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो पड़ता है। एक्सट्रीमली यहाँ बहुत ठंडा है, बहुत लो ऑक्सीजन लेवल है, एल्टीट्यूड भी तो उतना है ना, 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है पूरे साल में। स्पर्स बुशीज, ग्रासेस या मोसिस कुछ होते हैं, वेजिटेशन ना के बराबर है। यहाँ पे स्नो लिपर्ड, याक, तिब्बतन एंटीलोप, इस तरह के जो है एनिमल्स जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के जो है इंडिया में डेजर्ट पाए जाते हैं। हम देखो जो इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जब उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं तो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड के किस टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, और फिर हम देख रहे हैं इंडिया। हमने देखे फॉरेस्ट इकोसिस्टम पहले, मेजर वर्ल्ड के फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर इंडिया में कौन से हैं मेजर जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर हमने ग्रासलैंड्स पढ़े पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप के पाए जाते हैं, फिर इंडिया में किस टाइप के पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने डेजर्ट पढ़े पूरे वर्ल्ड में किस किस टाइप के जो है डेजर्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं, फिर हमने वही इंडिया के में देखा है। ठीक है, इस तरीके से उनके चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम वर्ल्ड का भी ले रहे हैं और साथ में इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं। ओके, अब है एडाप्टेशन। देखो एडाप्टेशन, प्लांट तो अडाप्ट कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज करते हैं अपने टिश्यूज में, जैसे कैक्टी है। डीप या वाइड स्प्रेड जो रूट सिस्टम है ना, क्योंकि इनकी रूट्स जो है ना जो अंदर बहुत लंबी होती है, ताकि ये दूर दूर से जो है पानी जो है किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेकर लाएंगे। थिक या वैक्सी जो है क्यूटिकल्स होते हैं, पत्ते इनके बहुत छोटे छोटे, ताकि कम से कम वाटर लॉस हो सके ट्रांसपायरेशन से। रिड्यूस्ड और मॉडिफाई लीव स्पाइंस, ट्रांसपायरेशंस को रिड्यूस करने के लिए। एनिमल देखो, एनिमल के पास एबिलिटीज़ है कि वो पानी अपने अंदर बहुत दिनों तक स्टोरेज करके रखे, जैसे कैमल्स की हम्प है। अच्छा, नॉक्टोरल बिहेवियर टू अवॉइड हीट, रात में स्पीशीज जो है जागने वाले, ताकि दिन की गर्मी से बच सके। अच्छा, बरिंग टू एस्केप हाई टेम्परेचर, बुरिंग टू एस्केप हाई सरफेस टेम्परेचर, अपने आप को नीचे लेके चले जाते हैं। जैसे सांप है, लिजर्ड है, वो रेत में अपने आप को अंदर लेके चला जाता है, तो बाहर जो है बहुत एक्सेसिव हीट है। एफिशिएंट वाटर कंजर्व, कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये बहुत सारी तरीकों से जो है एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज जो है वो डेजर्ट्स के इन्वायरमेंट को जो है क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं वहाँ। ओके, तो ये थे हमारे जो है इकोसिस्टम। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, डेजर्टिफिकेशन। ये क्या है, देखो इंडिया में इस प्रोसेस को रेफर करता है बाई विच के फर्टाइल लैंड जो है, जो ज़रख़ीज़ ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो है मतलब काम, वो जब बिकम डेजर्ट, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मतलब ड्रॉट भी हो सकता है कि बहुत अरसे तक बारिश नहीं हुई है ना, सूखा पड़ा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई से भी, या इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ऐसे किया छोड़ा उस ज़मीन को, उस पर जो काम किया। ठीक है, एक्सेसिव फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, एक्सेसिव इरिगेशन भी हो सकता है, या ना इरिगेट करना हो सकता है, या क्लाइमेट चेंज से भी। तो इंडिया में जो है, इंडिया में उसके डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी हैं रिगार्डिंग डिजर्टिफिकेशन, बिकॉज मल्टीपल रीजन देयर कुड बी ऑफ डिजर्टिफिकेशन इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर आर डाइवर्स काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। तो डाइवर्स जो है प्लानिंग भी चाहिए इनको टैकल करने, पर्टिकुलरली जो एरिड और सेमी एरिड रीजन है वहाँ पे। एक्सटेंट ऑफ डिजर्टिफिकेशन, देखो अबाउट 32% जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है ना, वो प्रोन है डेजर्टिफिकेशन को या लैंड डिग्रेडेशन में। जो मेजर प्रोन रीजन्स हैं जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हुआ है या हो रहा है या हो सकता है, वो है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और उत्तराखंड। अब टाइप्स ऑफ देखो, डेजर्टिफिकेशन जो वाटर इरोजन से भी हो सकता है, प्राइमरली जो अफेक्ट करता है जैसे एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है या इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न है, कोई स्पेसिफिक रेनफॉल, उससे इरोजन से भी होता है। विंड इरोजन से, कॉमनली जो ड्राई और रीजन है या एरिड या सेमी एरिड रीजन है, जैसे थार डेजर्ट है, वहाँ पे सैंड को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाएगा। ठीक है, जो डेजर्ट एरिया नहीं है वहाँ पे जाके डंप कर देगा मेजर सॉइल, तो वो भी डेजर्ट हो जाएगा एरिया से। अच्छा, सैलिनेशन और एल्कलाइनेशन, देखो ये उन एरियाज़ में जैसे पंजाब और हरियाणा में जहाँ जो एक्सेसिव इरीगेशन होती है ना, तो उससे क्या होता है, वाटर जो है वो सैलाइन हो जाता है,
और सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाए, एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन से भी होती है, फर्टिलाइजर का यूज़ करने से। वेजिटेशन देखो ओवर ग्रेजिंग से, डिफोरेस्ट्रेशन से या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी जो है इससे भी जो है वहाँ का वेजिटेशन जो है वो लॉस हो जाएगा। अब वेजिटेशन ही लॉस होगा तो वो बैरन लैंड हो जाएगी, ओवर द ईयर वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइन, देखो ड्यूड ओवर फार्मिंग की वजह से ना, अगर एक सॉइल पे जो है एक क्रॉप है उसको जो है रिकवर करने का आप टाइम नहीं दे रहे, दूसरी क्रॉप लगा दे रहे हो, वो उखाड़ के तीसरी लगा दे रहे हो, तो ओवर एक्सेसिव वाटर एक्सट्रैक्शन, पानी जितना ज़मीन में भी तो नमी होनी चाहिए ना, आप उससे पानी उससे ज़्यादा जो है वाटर टेबल से ज़्यादा पानी ज़मीन से निकालोगे, है ना। पुअर सॉइल मैनेजमेंट, तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस हैं जिससे जो है डेजर्टिफिकेशन जो है इंडिया में हो रहा है ना। ओके अब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है कॉम्बैक्ट करने के लिए? देखो गवर्नमेंट ने नेशनल जो है एक्शन प्रोग्राम बनाया था कॉम्बैक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था, किसके साथ? मतलब जो यूएन का है ना, यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन है कॉम्बैट करने डेजर्टिफिकेशन, उन प्रिंसिपल्स के आधार पे फोकस किया था कि एक सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट होगा, फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान रख के प्रमोट करेंगे एफोरेस्ट्रेशन और पेड़ लगाए जाएंगे, और वाटर मैनेजमेंट जो है जहाँ डेजर्ट प्रोन एरियाज है वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, कितना यूज़ किया जाएगा, और डिफरेंट मेथड से वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ये ना कि जिससे जो है सॉइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। फिर है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एम है इंप्रूव करनी है लैंड और वाटर रिसोर्स जो डेजर्ट एरियाज में, प्रमोट करना है पेड़ और लगाने हैं, वाटर को कैसे कंजर्व करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे करने हैं डिफरेंट रीजन्स में, जैसे राजस्थान है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिस्टोर करने जो डिग्रेडेड लैंड है, जो लैंड बंजर हो चुकी है ना, उसको उसकी सॉइल को इंप्रूव करना, उसको वहाँ वाटर कंजर्वेशन को इंप्रूव करना, इन्वॉल्व करने हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, रिचार्ज करना है ग्राउंड वाटर को, प्लांटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लगानी है, जिनको कम पानी चाहिए वैसी क्रॉप्स का यूज़ किया जाए, एक्सेसिव वाटर ना जो ले, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की ना जरूरत पड़े, उस टाइप्स की। ओके ग्रीन इंडिया मिशन, देखो ये वन ऑफ द 8 जो नेशनल मिशन है जो एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज पे है, इनका एम है कि इन्हेंस करना है कार्बन सिंक कैपेसिटी, रिस्टोर करनी है जो हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो चुका है, जो डेजर्टिफिकेशन से अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे, एफोरेस्ट्रेशन और रीफोरेस्ट्रेशन इनिशिएटिव। देखो ग्रीन इंडिया मिशन और जो लोकल स्टेट लेवल इनिशिएटिव से फोकस किए गए नए पेड़ों को लगाने के। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को देख लें, दे मैं प्लांट हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। ड्रॉट जो है टॉलरेंट स्पीशीज, प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री इन एरिड रीजन इंडियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जो है जो डेजर्टिफिकेशन डिफोरेस्ट्रेशन रोकना है, लैंड का जो है जो लैंड बैरन होती जा रही है उसको कैसे रिस्टोर करना, ये डिफरेंट मेथड्स जो हैं, डिफरेंट प्रिकॉशंस गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं जिनके थ्रू जो है ये काम किए जाएंगे, ठीक है। अब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट, देखो जो द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये एक बाइनियल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्रोवाइड करती है कॉम्प्रीहेंसिवली डाटा और इंसाइट कि फॉरेस्ट कवर या बाकी फॉरेस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट इंडिया के, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर अंडरस्टैंड करना है कि हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो इंडिया का है उसका क्या सोर्सेज है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे कंजर्वेशन एफर्ट की जा रही है अक्रॉस द कंट्री। ओके तो उसके बारे में देखते हैं। देखो ये मैंने 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट डाली है, अभी कुछ 2-4 दिन पहले ही शायद 2023 की भी आई है। ओके 24 की जो मतलब 23 में आनी थी तो 24 में आई है, ठीक है। लेकिन 21 की देख लेते हैं, की फाइंडिंग्स देख लेते हैं 21 की। देखो ये एज ऑफ वो मैं 2023 वाली भी आपको 24 में जो अभी आई है वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप 2021 वाली देख लो, मैं ट्राई करूँगा जब ये हम इन्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे तो इससे रिलेटेड बहुत से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो हम लोग तब करेंगे। अब 2021 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो स्टैंड अप्रोक्सीमेटली 80.9 मिलियन हेक्टर, जो कंस्टिट्यूट करता है 24.62% कंट्री के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। 24% 25% जो है वो फॉरेस्ट एरिया, जिसमें फॉरेस्ट कवर जो है, जो स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर है वो 71.26 मिलियन हेक्टर है। अप्रोक्सीमेटली 21% जो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो एक डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट है। अब ट्रीज, फॉरेस्ट के बिना भी तो ट्रीज है, लोगों के घरों में भी तो, हमारे ज़मीनों में भी तो ट्रीज है ना, वो 9.63 मिलियन हेक्टर, अप्रोक्सीमेटली 2.9% टोटल कवर। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, देखो इंडिया ने देखा है कि इंडिया का 2261 जो स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल के कंपैरिजन में। अगर हम देखें, अगर 2019 की रिपोर्ट देखें और ये देखें, इसमें इतना हज़ार जो है स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर जो है इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इज ये मोस्टली एफोरेस्ट्रेशन से, रिफोरेस्ट्रेशन से या नेचुरल रीजनरेशन एफर्ट से भी हुआ है। ह्यूमंस ने भी पेड़ लगाए हैं, नेचुरली भी हुआ है, तो इन एफर्ट से हुआ है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो
जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके पास वहाँ पे जो हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है रिलेटेड टू देयर जोग्राफिकल एरिया, मतलब अगर उनकी स्टेट और उनका जो एरिया स्टेट का एरिया और फॉरेस्ट का देखें तो वहाँ पे हाईएस्ट है परसेंटेज में। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर जो है ये टॉप हैं स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवरेज है। वेस्टर्न घाट और हिमालयाज़ में जो ये एरियाज जो है वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर है उनकी ड्यू टू देयर जो बायोडाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम है। ओके, फिर जो है फॉरेस्ट कैनेपी देखो, वेरी डेंस फॉरेस्ट देखो, ग्रेटर देन 70% जो कैनेपी डेंसिटी है, 3.02% टोटल जोग्राफिकल, मॉडरेट डेंसिटी में 40-30 होता है। ये चीज़ें आपको याद रखने की सूझनी, ठीक है। बेम्बू रिसोर्सेज, अब देखो बेम्बू इंडिया हैज़ 13.96 मिलियन हेक्टर ऑफ बेम्बू बेरिंग फॉरेस्ट, प्राइमरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सेंट्रल इंडिया। बेम्बू जो है क्रूशल रिसोर्स है फॉर रूरल लिवलीहुड और प्ले करता है क्रूशल रोल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी और फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ पे भी। बेम्बू के बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं, तो एक जो है एक ट्रेड और कॉमर्स के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से भी जो है बेम्बू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेम्बूज़ के लोग घर बनाते हैं, सोशली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सोसाइटी लेवल पे। बेम्बू के लोग बर्तन यूज़ करते हैं, तो बेम्बू इज़ अ वेरी रिसोर्सफुल जो है चीज़ है। ओके, तो ये सारा जो है आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर आई थिंक 3 किया है, जिसमें हम लोगों ने किया है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके वेरियस टाइप्स पढ़ी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, और तीसरा हमने पढ़ा है डेजर्ट इकोसिस्टम। ओके, उनके उनके वेरियस सब टाइप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी है, ठीक है। और फिर हमने इंडिया रिलेटेड भी पढ़े कि इंडिया में क्या किस किस टाइप के ग्रास लैंड पाए जाते हैं, किस किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, किस किस टाइप के डेजर्ट भी पाए जाते हैं, ठीक है। उनके सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस सब चीज़ पढ़ लिए। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 3। ओके, कल मुझे थोड़ा काम था तो मैं कल नहीं कर पाया लेक्चर नंबर 3, आज करना पड़ा, ठीक है। इसलिए मैं आज 2 लेक्चर कर दूंगा, 3 और 4। नेक्स्ट हम करेंगे आज ही इक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में करेंगे हम लोग जो है। इक्वेटिक इकोसिस्टम थोड़ा सा लंबा, उसमें कुछ और मिसलिनियस टॉपिक्स भी हैं, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम में आई थिंक 2 लेक्चर्स लग सकते हैं। ओके, तो आज ही करेंगे हम लोग, जो वो होगा चैप्टर नंबर 4 आई बिलीव। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू। जो करना करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, रिवाइज करो, बहुत कम दिन बच के, ठीक है। हम लोग एक प्लान डिस्कस करेंगे कुछ दिन में कि किस तरीके से जो है हम लोगों ने नेक्स्ट 6 मंथ्स जो प्रीलियम्स तक आ रहा है उसमें हम लोग कैसे बाकी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है सब्सक्राइब करके रखना। हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ में कितनी चीज़ें कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।